हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आपका होस्ट नवीन जौहर और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्केट फेलियर के बारे में ही। इससे पहले हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं मार्केट फेलियर का। एक तो एसमेटिक इन्फॉर्मेशन किया है और दूसरा एक्सटर्नलिटीज़ किया है। एक्सटर्नलिटीज़ के एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट एक्सटर्नलिटी कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़ होती है, एक जो होती है वो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ होती है। तो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन में करवा दिया था, जहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लग रहे थे। वहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ वहाँ करवा दिया था, राइट। कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़ आपने पीछे वाले वीडियो में कर लिया कि किस तरह से चार तरह की एक्सटर्नलिटीज़ हैं, वो स्नो, वेबलन, राइट, टबू इफेक्ट, जो भी वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है डिमांड कराओ को। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर कि किस तरह से डिमांड कराओ इन इफ़ेक्ट की वजह से इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है। सो आई होप कि आपने वो किए होंगे और उसके क्वेश्चंस जो है वो लग गए हैं। आप उसके क्वेश्चंस भी करके देखिएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट इसी मार्केट फेलियर का जो हमने 6 रीज़न पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, वही रीज़न का मैं नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ और इसके अंदर आपको एंजॉय आने वाला है। लेकिन मार्केट फेलियर का जो लास्ट लेक्चर रहेगा दैट इज़ अमेजिंग। सो आपको वो ज़रूर आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। सो चलिएगा अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैंने मार्केट फेलियर के अंदर आपको ये 6 पॉइंट पढ़ाए थे कि वैसे तो मार्केट फेलियर कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम मोर और लेस ये 5-6 रीज़न ही पढ़ते हैं। वैसे तो आपको पता लग गया कि मार्केट फेलियर का सिंपल सा मीनिंग है कि जब सेल्फ इंटरेस्ट लोगों के अंदर से फ्लो ना करे तो, राइट, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे सपोज करें कि फ्लड आ गया तो सेल्फ इंटरेस्ट काम नहीं करेगा, तो इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज़ आ गई कुछ, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, राइट। सो बेसिक आपको ध्यान में रखना है कि जब एक्सटर्नलिटीज़ जब सेल्फ इंटरेस्ट लोगों के अंदर से फ्लो ना करे, इट्स ओके। तो अब देखिएगा कि ये थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ कि कैसे सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। जब ये एक मार्केट फेलियर के वीडियो डल जाएंगे तो हम इसको अपडेट करेंगे दोबारा से और उसको प्रॉपर नाम देंगे, राइट। तो देखें, पहला मार्केट पावर, ये तो मोनोपोली के अंदर पावर डिसीजन से हमने प्राइसिंग वगैरह पढ़ लिया था, तो इसके ऊपर मैंने ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं करवाया क्योंकि ये लेक्चर हमारा हो गया था। देन मैंने आपको लेक्चर करवाया है एसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वाला, क्लियर है। और फिर मैंने लेक्चर अभी एक्सटर्नलिटीज़ करवाया जिसमें कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़ हो गया। आज मैं लेक्चर करवाऊंगा अनसर्टेनिटी वाला। तो क्या होगा कि मैं थोड़ा सीक्वेंस जो है वो इसके अंदर डालूंगा, यानी जैसे ये लेक्चर बन जाएंगे उसके बाद में मैं इसकी दोबारा सीक्वेंसिंग करूंगा और इस सीक्वेंस में डालूंगा। तो पहला मार्केट पावर वो हम पढ़ के आए थे। एक्सटर्नलिटीज़ वाला जो डला हुआ है लेक्चर, उसका सीक्वेंस चेंज होगी, ये ध्यान करना। और पब्लिक गुड्स, यस, उसके बाद में इन्वायरमेंटल गुड्स, यस, और उसके बाद में अनसर्टेनिटी एंड देन इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में जो एक रेवोल्यूशनरी लेक्चर होगा वो द आंसर जिसको आप बोलते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका कवर अप हो जाएगा इसके अंदर। देन आपका एक गेम थ्योरी का कंसेप्ट है, वो गेम थ्योरी का कंसेप्ट आप ओलिगोपोली के अंदर करते हैं, राइट। सो ये सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। उसके ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाएगी। एक बेसिक फंडामेंटल ये कह सकते हैं कि कवर हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक बेसिक इकोनॉमिक्स समझ आने लगेगी। तो देखें, आज हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो चलिएगा कि अनसर्टेनिटी होती है तो भी मार्केट फेल हो जाती है। कैसे? कि अगर सपोज करें कि आप मान लीजिए कहीं से लोन ले रखा है, राइट, और वो बैंक फेल हो जाए, या आपने कहीं डिपॉजिट करवा रखा है और बैंक फेल हो गया, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाई पता नहीं बैंक में जमा करवाएं ना करवाएं। जब बैंकों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, बैंक आगे लोन कैसे देगा? तो इकोनॉमी के अंदर लोन नहीं मिलेगा तो कोई इनोवेशन, स्टार्टअप, रिस्क कैसे लेगा, राइट। तो किसी को पूंजी नहीं मिलेगा, और जब कैपिटल नहीं मिलेगा तो जो कैक है, टोटल सरप्लस, वो छोटा रह जाएगा। तो आप जानते हैं कि मार्केट सक्सेस के अंदर फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, राइट। फाइनेंशियल इनोवेशन जो होती है वो आप कोई भी काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो लोन लेके ही किया जाता है, क्लियर है। तो देखें, तो इसलिए अब हम अनसर्टेनिटी को पढ़ेंगे कि मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो उसकी वजह से मार्केट फेल होती है। तो हम अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करें और क्या इंस्ट्रूमेंट है जो अनसर्टेनिटी को डील करेगा, और हम इंजॉय करेंगे। देखें,
तो एक बात देखो, यहाँ से मैंने इसको मेंशन किया है कि आज तक हमने ये पढ़ा है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो प्राइस गिवन है, इनकम हमारी पॉकेट में 100 रुपये होते हैं, अदर वेरिएबल हम कहते हैं कांस्टेंट है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि सब कुछ सर्टेन है। लेकिन रियल में हम मार्केट में जाते हैं तो प्राइस का पता नहीं कल क्या प्राइस होगा, राइट, इनकम का क्या पता, जॉब क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है तो हम कंज्यूमर उसको कैसे डील करें या डिसीज़न कैसे लें, कोई भी इकोनॉमिक एजेंट कैसे डिसाइड करे, इसका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको इसको मार्केट फेलियर के हिसाब से देखना है कि अगर अनसर्टेनिटी रहती है तो इकोनॉमी के अंदर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, राइट, रिस्क नहीं लेगा, राइट, क्योंकि इन्वेस्ट करना एक रिस्क लेना ही होता है। तो उस अनसर्टेनिटी को कैसे दूर करें, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और जैसे ही वो दूर हो जाएगी यानी सर्टेनिटी आ जाएगी, सर्टेनिटी आते ही डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि वो मार्केट वर्क करने लगेगी। क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ के आए हैं, डिमांड और सप्लाई जहाँ कट कर रहा था वहाँ प्राइस पता था, इनकम पता थी, सब कुछ सर्टेन है ना। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी हो तो क्या होगा। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे कि अनसर्टेनिटी या रिस्क, इनमें डिफरेंस क्या है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। अनसर्टेनिटी यहाँ पर ये बात देखें कि जिसके आउटकम अननोन हो, और रिस्क जिसके आउटकम नोन हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक सिक्का उछालें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बात तो अनसर्टेन है कि क्या आएगा ये पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है या हेड या टेल आएगा। ये तो क्लियर हो गया ना। तो इसी तरह से आप एक एग्जांपल और लेते हैं कि सपोज करें कि आप एक हिल पे चले गए, पहाड़ पे चले गए, राइट, और वहाँ से किसी कोई गाड़ी है मान लीजिए, उसको आपने नीचे धक्का दे दिया। अब वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाके रुकेगी, हज़ारों लाखों डायमेंशन हो सकती है, हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ जाएगी, राइट, और कहाँ रुकेगी, किस तरह से गिरेगी, किस तरह से रहेगा, कितना बचेगा, उसका कोई पता नहीं है। तो जिस इवेंट के बारे में हम कुछ एस्टिमेट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और जिस इवेंट के बारे में हम कुछ उसका पता लगा सकें, कुछ एस्टिमेशन कर सकें कि ये होगा या ये नहीं होगा, क्या क्या होगा, कितने चांसेस हैं, पता लगा सकें, तो हम उसको बोलते हैं रिस्क, राइट। तो हम अब बोलेंगे तो अनसर्टेनिटी, लेकिन आप उसको समझिएगा कि रिस्क की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, राइट। तो ये ध्यान में रखना है अब आपको। आई थिंक आपने इसको माइंड में ले लिया है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप मेरे को कहोगे कि ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई, पर अब रिस्क है तो मेज़र कैसे करें, कि अनसर्टेनिटी या रिस्क को मेज़र कैसे करें। क्योंकि अभी मैं अनसर्टेनिटी और रिस्क को एक ही बात बोलूँगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ समझना। आप बस ये इतना ज़रूर समझना कि जिसके रिज़ल्ट क्या होंगे उसको मेज़र किया जा सके, उसके कुछ चांसेस निकाला जा सके, राइट। तो देखिए, अब आप मेरे को ये कह सकते हैं कि हम रिस्क है तो रिस्क को मेज़र कैसे करें। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहोगे सर हमने पढ़ा है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे वर्क करता है, तो मैं आज उसकी एप्लीकेशंस आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब पहले एप्लीकेशन करेंगे, देन हम स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके रोल पे आएंगे कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन लाइफ से जुड़ा हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुनो, आप जल्दबाजी मत करो, पहले टॉपिक को अच्छे से समझना है, देन आप फर्दर आगे चलेंगे। देखें, मैं एक वैल्यू लेता हूँ 1 2 3, राइट, और इसका जो मीन है वो आ गया 6 को 3 से डिवाइड करें 2 आ गया, क्लियर है। एक वैल्यू में और लेता हूँ कि 0, राइट, सॉरी 1 0 और 5, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गया। मीन इसका भी 2 है और मीन इसका भी 2 है, ये देखो मीन दोनों का 2 है, क्लियर है। जब दोनों का मीन 2 है तो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा मीन सही है। मीन क्या सही है, मैंने क्या कहा, कौन सा मीन सही है। आप कहोगे सर सही कैसे, ये भी सही है ये भी सही है,
क्यों, इसका भी तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, ये भी तीनों को जोड़ा और 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो सही है। नहीं, सही कहने का मेरे का मीनिंग है कि मीन सही है। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, यानी आप ये सब मीन सही है क्या, इसका क्या मीनिंग हुआ समझे कि मीन हम कहते किसको है। मीन का मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, या इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मीनिंग है समझे। सेंट्रल टेंडेंसी का मैं आपको इंट्यूशन दिलाने की बात मैं कह रहा हूँ, राइट। जैसे आपके घर में, आपके जैसे इंडियन फैमिली सिस्टम है तो उसमें दादा या फादर सेंट्रल टेंडेंसी होता है, जिसके हर बार सारा घर उसी से ही चलता है, या वही डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो इसका मीनिंग आपके दादा ने कोई बात किसी को जाके कह दी तो इसका मीनिंग वो आपके घर की बात है, सारे फैमिली वाले परिवार वाले उस बात को मानेंगे। और किसी और के कंटेस्ट में कह दी किन्हीं और को जा करके तो वो कहेंगे भाई इस घर ने तो ये कह दिया सारे मेंबरों ने, क्योंकि उसका दादा कह के गया था। इसका मीनिंग दादा सेंट्रल टेंडेंसी है। यानी जो जो ऐसे समझें, ये एक टायर है, उसका जो सेंट्रल बीच का पॉइंट होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है ना, ये टूट जाए तो भी चलता रहेगा, लेकिन अगर ये टूट जाए तो टायर नहीं चलेगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग है मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी जो सभी को रिप्रेजेंट करती हो। क्लियर। अब देखें तो मीन में कह रहा हूँ कि क्या मीन सही है क्या, तो मीन सही होने का मीनिंग है मीन का काम होता है रिप्रेजेंटेशन करना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल और सपोज करें ये कोई बोरा है और उसके अंदर 20 के 500 नोट हैं और 10 के 100 नोट हैं, राइट, और 5 के 50 नोट हैं, राइट, और ये कलर्ड है, इसके अंदर पता नहीं लगता, राइट। दूसरा एक बोरा और है जिसके अंदर 50 के 500 नोट है, 10 के 100 नोट हैं और 5 के 50 नोट हैं। इस बोरे को मैं क्या करूँगा, ये बोरा कलर्ड है तो इस बोरे के ऊपर बंद करके और इस बोरे के ऊपर मैं लगा दूंगा 20 रुपये, इस बोरे के ऊपर मैं लगा दूंगा 50 रुपये। समझने वाला क्या समझेगा कि इसमें ज़्यादातर 50 हैं, इसमें ज़्यादातर 20 हैं। यानी ये बोरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 रुपये को, और ये बोरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 रुपये को। क्लियर। अच्छा, अब और भी बात देखें, और एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करें कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट हैं, राइट। 100 स्टूडेंट जब आपकी क्लास में हैं तो आपको कोई आके पूछता है कि आपके जो बच्चे हैं क्लास में उनके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, तो आप उनके 100 के 100 बच्चों की ऐसे लिस्ट बना लो, ठीक है, और आप गेट पर जा करके उसको बताने लगो कि पहले बच्चे की 110, दूसरे बच्चे की पेरेंट्स की इनकम 130, 40, 50, वो 10-12 लोगों का सुनेगा और वो कहेगा बस बस ठीक है, चला जाएगा। क्लियर। तो अब आप उसको कैसे बताओगे। एक समझदारी वाला बात होता है कि आप सभी 100 बच्चों की लें और जोड़ें, टोटल करें इनकम ले करके और उसको 100 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आई वो आप जा करके बता दें कि आप वो सीढ़ियों पे खड़ा है, आपसे पूछ रहा है, तो आप कहोगे मेरे बच्चों की जो एवरेज इनकम है, पेरेंट्स की इनकम, वो 120-22 रुपये है। तो वो समझ जाएगा कि इसी के आर बार है, यानी 120-22 को पकड़ के नहीं बैठेगा, उसको एक एस्टिमेट हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। क्लियर है। सो मीन जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ताकि समझना इजी होता है, राइट। जैसे आप पीपीटी बनाते हो ना, पीपीटी, तो आप इसको बोलते हो पावर पॉइंट। व्हाट इज द पावर पॉइंट, वो पॉइंट जो पूरी थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आप 2-4 स्टेटमेंट ऐसी लिख लेते हैं जिससे पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी, दैट इज द पावर पॉइंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर पॉइंट, पॉइंट कैसा, पावरफुल। पावरफुल कौन सा, जो पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दे या रिप्रेजेंट कर दे। क्लियर है, दैट इज द पॉइंट। तो अगर आपने पावर पॉइंट बनाया है, पीपीटी बनाया है, तो सिंपल सी बात है कि इसका मीनिंग आपने थ्योरी को कंक्रीट में समझ लिया है, इसका जीस्ट, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लिया है, उसका मीनिंग निकाल लिया है। दैट इज़ द पॉइंट। सो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो गई। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है, कि जैसे अपने नेशनल 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बड़ी मेजर तौर पे, कांग्रेस और एक बीजेपी।
बीजेपी की सेंट्रल टेंडेंसी मोदी हो गया, कांग्रेस की सेंट्रल टेंडेंसी राहुल गांधी हो गया। यानी राहुल गांधी अगर कोई बात कहेगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी उसी बात को कहेगी, मोदी कुछ कहेगा तो पूरी पार्टी उसी बात को कहेगी। इसका मीनिंग है मोदी सेंट्रल टेंडेंसी, राहुल भी सेंट्रल टेंडेंसी, और दोनों रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर? सो रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि उस सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मीन हो गया, राइट। सो अब मेरा आपका मीनिंग, ये बात आपके समझ आ गई होगी कि मीन सही है क्या, मीन सही है क्या। तो आप ये कहेंगे कि ये मीन की मेथडोलॉजी तो सही है, निकालने का फॉर्मूला तो सही है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ फॉर्मूला सही है ये तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ मीन सही है क्या। इसका मीनिंग है क्या मीन, ये जो 2 मीन आया है और ये भी 2 मीन आया है, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लियर हो गया? तो अब आप कहोगे जी रिप्रेजेंटेशन का किससे पता लगाएं। देखो ये 2 है, ये 2 1 के नज़दीक है, 2 के नज़दीक है, 3 के नज़दीक है, ये 2 1 से थोड़ा दूर है, 0 से दूर है, और 5 से दूर है इसके कंपैरिजन में। इसका मीनिंग ये कह देंगे कि इस वाले मीन की इन तीनों वैल्यू से थोड़ी दूरी ज़्यादा है कंपेयर टू इस वाले मीन की इस वैल्यू से। दूरी ज़्यादा होने का क्या मीनिंग है, मैं बनाता हूँ। देखो ये मान लीजिएगा कि मोदी है, इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये मोदी है, राइट, और उसकी पार्टी के लोग उसके आर बार ऐसे हैं। क्लियर है? अब मैं राहुल गांधी का लगा देता हूँ। सपोज करें ये राहुल गांधी हैं और उसके पार्टी के लोग उनके आर बार ऐसे हैं। यानी क्या मीनिंग है, मोदी के नियर अबाउट, यानी मोदी जो बात कह रहा है सारे लोग उसकी पार्टी के वही कहेंगे। राहुल जो बात कह रहा है वो हो सकता है कि सारे लोग उससे सहमत ना हो, तो इसका मीनिंग है कि ये इनसे थोड़ी दूरी है, राइट, लेकिन ये इसके नज़दीक नज़दीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मीन से हर एक आइटम की दूरी ज़्यादा रहेगी तो आप ये कहेंगे कि वो मीन कम रिप्रेजेंटेटिव है कंपेयर टू उस मीन से जिसकी हर एक अपनी सीरीज़ की जो आइटम है उसकी जो वैल्यू है, उस जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो। क्लियर है? तो अपन ये डिस्टेंस से ही मेजर कर रहे हैं ना, इसका ये डिस्टेंस ज़्यादा, इसका डिस्टेंस कम, मीन से। क्लियर? इसका मीनिंग कौन मीन सही होगा कौन मीन नहीं होगा कंपेयर रिलेटिवली, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या वो मीन जो सीरीज़ की जो वैल्यू है हर एक वैल्यू से ज़्यादा दूरी पर है कंपेयर टू दूसरे मीन के जो कि कम दूरी पर है। तो जो कम दूरी वाला मीन है आप ये कहेंगे कि वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर? तो देखते हैं आप वो बनाते हैं। देखो दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। अब देखें किसको चेक कर रहे हैं, मीन को, इस मीन को चेक कर रहे हैं, राइट। तो देखें मीन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, इससे दूरी देखें। यस, क्या दूरी, एक्स आई माइनस एक्स बार, क्या 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 2, ये क्या आ गया -1, ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया +1, राइट। ये क्या आ गई, मीन से हर एक आइटम की दूरी आ गई। क्लियर? अब एक काम करते हैं, इस टोटल दूरी को जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो एवरेज दूरी निकालनी है। एवरेज दूरी क्या है, एक एस्टीमेट है कि इस मीन से ये हर एक आइटम एवरेजली कितनी दूरी पर है। क्लियर है? क्योंकि अगर आप ऐसे ही बताने लगे कि देखो ये पहले आइटम से इतनी दूर है, ये दूसरे आइटम से इतनी दूर है, ये तीसरे आइटम से इतनी दूर है, तो वो चला जाएगा। जैसे वो बच्चे का इन पेरेंट्स की इनकम पूछ रहा था ना, आप पूरी लिस्ट बना के ले गए 100 लोगों की, तो वो चला गया, उसने सुना ही नहीं, राइट। कब लोग सुनते हैं, जब आपकी बात को छोटे में कहा जाता है तब, क्योंकि लोग ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। जैसे तुम देखो पहले 50-50 ओवर का मैच होता था क्रिकेट का, तो लोग देखते थे उस टाइम, लेकिन फिर जब काम ज़्यादा फैल गया, लोगों के पास टाइम कम हो गया, तो लगा कि देखने वाले कम हो गए, तो 20-20 ओवर का कर दिया, 20-20 ओवर में ज़्यादा आ रहे हैं। पहले मूवी 3-3 घंटे की देखते थे, फिर वेब सीरीज़ आ गई, और अब आप देख रहे हो शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखने लग गए लोग, तो उसमें हंस के खुश हो जाते हैं। तो जब काम बढ़ जाता है तो टाइम कम होता है, तो चीज़ें जो होती हैं वो एक सेंस में कंक्रीट होती जाती है। दैट्स माय पॉइंट। तो मैं ये कह रहा हूँ
कि जब आप किसी को 100 लोगों का डेटा दे रहे हो सुनेगा नहीं, आप उसको एक बताएं तो एक क्या है, मीन रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी तरह से अब ये हमारे पास क्या आ गई, दूरी आ गई, किससे, मीन से हर एक आइटम की ये दूरी आ गई। तो इतनी दूरी कौन याद रखेगा, इसलिए आप एक दूरी बताएं। अब यानी इन दूरी जो है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बताएं। तो आपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे निकलता है, मीन निकलने का तरीका है सभी को जोड़ कर 3 से डिवाइड करो। लेकिन जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो ये क्या हो गया, 0। इसका मीनिंग क्या, दूरी 0 है, नहीं दूरी तो 0 नहीं है, लेकिन ये 0 हो गया। तो आप इसको क्या करें, ये दूरी दिखाई दे इसलिए आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी क्या करें, स्क्वायर। तो देखो 1 0 1, अब दूरी आ गई 2, स्क्वायर कर दिया, राइट। अब देखें कि 2 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी यहाँ पर क्या करें, 2 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.66 आ गया। अब ये क्या आया, ये आई एवरेज दूरी, किसकी, मीन की, इससे एवरेज दूरी आई। लेकिन हमने इसमें एक प्रॉब्लम है इस दूरी में, क्या कि एक बात देखें, एक तो अपन ने इसको स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करने से वैल्यू डबल हो गई। आप कहो जी डबल कहाँ हुई, ठीक है, इस केस में तो नहीं हुई, राइट, इस केस में तो नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू जैसे केस ये है तो इस वाले केस में होगी, आपको दिखाता हूँ, देखना आप ये बात भूलना मत, मैं जो करवा रहा हूँ इसका निकालते हैं। अब आप तो पहले दूरी निकालें, देखो एक्स आई माइनस एक्स बार क्या, 1 - 2 0 - 2 5 - 2 दैट इज़ -1 -2 और +3। अब देखो इसका भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किस लिए किया, पॉजिटिव बनाने के लिए। तो 1 4 9 ये हो गया 14। देखो दूरी ज़्यादा हो गई ना, दूरी बड़ी हो गई, दूरी इतनी है नहीं लेकिन दूरी ज़्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि अगर हम सीधी दूरी जोड़ रहे थे तो 0 बन रही थी, तो स्क्वायर करना पड़ा ताकि पॉजिटिव रहे। लेकिन अब जो पॉजिटिव होने से बड़ी हो गई, एक प्रॉब्लम ठीक किया, एक प्रॉब्लम और बड़ी हो गई, लेकिन हम इसको भी ठीक कर लेंगे। देखो क्या 14/3 कर दिया, तो जैसे ही अपन ने 14/3 किया, 14/3 तो ये आया 4.66। अब ये वैल्यू तो बड़ी है, राइट। जैसे यहाँ पर आपको पता नहीं लग रहा था ना कि वैल्यू बड़ी हो गई, इसलिए ये वैल्यू बड़ी है, ये भी वैल्यू बड़ी है एक सेंस में। तो हम इसका क्या करेंगे, वापिस छोटी कर देते हैं। वापिस छोटी करने का क्या तरीका होता है, अनरूट कर देते हैं, राइट। अनरूट करते ही वापिस छोटी हो गई, इसका भी अनरूट कर देते हैं, अनरूट करते ही वापिस छोटी हो गई। क्लियर है, दिस इज़ द पॉइंट। तो अब देखिएगा ये क्या बन गया, ये है एवरेज दूरी। तो इसका जैसे ही हम अनरूट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.66 का अनरूट ना, तो ये आ गया 4.43, 0.43, राइट, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली। और ये इसका क्या आया है, 4.66 का अनरूट कर दें, जस्ट 1 सेकेंड, एक बार मैं इसका दोबारा देख लेता हूँ अनरूट इसका करके, सॉरी 0.66 को अंडर करना है, ओ यस सॉरी, इसकी वैल्यू आएगी 0.81, राइट, एंड उसकी आएगी 4.66 अंडर करने पर 2.15। अब ये ऑन एन एवरेज ठीक आ गई, यानी कि आपने पहले स्क्वायर किया फिर वापस दबा दिया, इसको छोटा कर दिया, ठीक है। तो देखें ये वैल्यू है क्या, ये है तो मीन ही, एक अनरूट क्यों किया, मीन किसका है, दूरी का है। दूरी किसकी, इस मीन से हर एक आइटम की दूरी का एवरेज है ये, यानी ये कह सकते हैं ये एवरेज दूरी है, किससे, इन वैल्यू से, किसका, इसका, राइट, मीन का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 0.81 क्या बता रहा है, 0.81 ये बता रहा है कि इस सीरीज़ में जो मीन 2 है वो एवरेजली हर एक उस सीरीज़ के आइटम से एवरेजली इतना दूर है, गॉट इट। और ये भी ये बता रहा है कि ये 2 इस सीरीज़ के हर एक आइटम से एवरेजली 2.15 दूरी पर है। क्लियर हो गया क्या, यानी ये मीन ज़्यादा नज़दीक है, इससे पता लग रहा है, और ये मीन इस सीरीज़ से ज़्यादा दूर है, वो इससे पता लग रहा है।
इसका मीनिंग मीन कौन सा अच्छा होता है? जो नज़दीक होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसका मीनिंग हम ये कहेंगे कि ये मीन जो है वो ज़्यादा सही है और ये जो मीन है वो कम सही है कंपेयर टू इसके, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब मैंने ये कहा मीन सही है क्या, तो इसका मीनिंग ये था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये है क्या, पॉइंटेड क्या बोलेंगे इसको? तो मैं कह दूं कि एवरेज दूरी, क्या बोल दूं? एवरेज डिस्टेंस मीन से हर एक आइटम का। एवरेज को एक और वर्ड यूज़ करते हैं आप, एवरेज को, राइट। एवरेज जैसे मान लीजिए आपके ना बाथरूम, एवरेज का क्या मीनिंग होता है? जो सबको रिप्रेजेंट करे। यस, तो आप बाथरूम चप्पल लाने जाते हो ना, तो आप शॉप वाले को जाके कहते हो कि वो कहता है किस साइज़ की चप्पल दूं, तो आप कहते हो स्टैंडर्ड साइज़ का दे दियो, सभी को आ जाए, राइट। तो एवरेज के लिए एक वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड दो तरह से यूज़ किया जाता है। एक तो वो स्टैंडर्ड जो हाई फाई वो वाला, एक स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है जो सभी को आए, स्टैंडर्ड साइज़ यानी एवरेज साइज़। तो इसका मैं क्या नाम दे दूं? स्टैंडर्ड, राइट। अब ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डेविएशन। तो क्या दे दिया? डेविएशन। यानी डेविएशन कैसा है? डेविएशन यानी डेविएशन में बिखराव। डेविएशन कैसा है? किससे? मीन से हर एक आइटम का। कैसा डेविएशन है? स्टैंडर्ड यानी एवरेज डेविएशन है। तो फोकस किस पे रखो? डेविएशन पे। डेविएशन कैसा है? स्टैंडर्ड है यानी रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी वैल्यू आ गई 0.81, इसको बोलते हैं एस डी। ये भी क्या बन गया? एस डी 0.81, 0.81। गॉट इट? यू गॉट इट? अब मैं और बातें यहाँ करना तो चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन में ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से एक फॉर्मूला और बना, राइट। लेकिन यहाँ रेलिवेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बात को नहीं बता रहा हूँ। जब मैं स्टैटिस्टिक्स करवाऊँगा तो बड़ा ही आपको, जैसे माइक्रो हम कर रहे हैं, इसी तरह से एक धागे की तरह करवाऊँगा। बस 3 पॉइंट लूँगा और तीनों पे सारा स्टैटिस्टिक्स ख़त्म हो जाएगा। एनीवे, सो आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज दूरी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? लेकिन इससे ज़्यादा मैं इसके अंदर कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। बोलने का मन बहुत है, लेकिन हमें जितना ज़रूरत है उसी पे फोकस करते हैं। एनीवे, ये आपको पता, इसका मीनिंग अब एक बात क्लियर हो गई कि मीन से पता लगेगा, मीन नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन से पता लगेगा कि कौन सा मीन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा मीन कम स्टेबल है। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा वो मीन कम स्टेबल है, कम रिप्रेजेंटेटिव है। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा होगा वो मीन ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग बात और करवाता हूँ, बस वो टॉपिक होते ही ये टॉपिक आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड अनसर्टेनिटी 1 मिनट में हो जाएगा, बाद में तो कुछ बचना ही नहीं है। ये बात आपको समझ आ गई होगी और आपने एंजॉय किया होगा, राइट। एंड एंजॉय अगर किया है तो आप पैडलेट के ऊपर लगाएं, लिखें, डिस्कशन करें वहाँ, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेट करें। मैं वेट करता हूँ आपका वहाँ। देखें, अब मैं एक बात और बता रहा हूँ। जैसे अपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया और इनको जोड़ करके 3 से डिवाइड करवाया तो हमारा मीन जो है वो आया 2, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये 3 से डिवाइड क्यों करवाया? आप कहोगे जी 3 टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है। नहीं, ये बात तो नहीं है, कुछ बात और है। समझाता हूँ, देखो कैसे, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। सपोज करें कि आपके 1 रुपया पॉकेट में आ गया, राइट, आ गया। ये बात 100% क्लियर हो गई ना? 100% हो गई कि पॉकेट में आ चुका है। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 100%। 2 रुपये भी आ गए तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई? 100% क्लियर हो गई। 3 रुपये भी पॉकेट में आ गए, इसका मीनिंग ये भी 100% क्लियर हो गई। इसका मीनिंग ये तीनों निश्चित है, 100% हैं तीनों, इसलिए आप 3 से डिवाइड करवाते हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अभी समझ नहीं आएगा हो सकता है आपको, अब नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा।
अब मैं इस क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपके 1 रुपया आने के चांसेस हैं आपके 50%। 1 रुपया आने के चांसेस है 50%। जैसे देखें, आपने यहाँ कहा ये 1 रुपया है, ये 100% आ गया, पॉकेट में आ चुका है। 2 रुपया भी 100% आ चुका है। 3 रुपया भी 100% आ चुका है। तो इसका मीनिंग ये तीनों हो गए 300%। 300% का मीनिंग तीनों निश्चित हो गए कि तीनों हैं, राइट। अब देखें, इधर ही इसी बात को मैं लिख रहा हूँ, 1 रुपया पॉकेट में आएगा, इसके चांसेस है 50%। 2 रुपया पॉकेट में आएगा, इसके चांसेस हैं आपके, भाई आप कोई गैम्बलिंग खेल रहे हैं तो 1 रुपया जीतेंगे 50% चांस से, 2 रुपया जीतेंगे 40% चांस है, और 3 रुपया जीतेंगे उसके 10% चांस है। तो अब कितनी वैल्यू जो है वो पूर्ण बनी, आप कहोगे तीनों को जोड़ोगे तो 3 से 100% बनी, यानी 1 बनी। कैसे समझाता हूँ, देखो 1 का कितना परसेंट चांस है आने का, 50%। 2 के आने के चांसेस कितना है, 40%। 3 के आने के चांसेस कितने हैं, 10%। अब इसको डिवाइड किससे करवाओगे, देखो 1 निश्चित नहीं है, 100% नहीं है, 2 100% नहीं है, 3 100% नहीं है, क्लियर। लेकिन ये तीनों जोड़ोगे तो तीनों 100 इकट्ठे 100 हो जाते हैं। तो इसको डिवाइड करवाओ अब 1 से, इसको डिवाइड करवाते हैं अभी। 1 100% है, तो राइट, इसको मैं ये कह दूं 1 100% है, 2 100% है, 3 100% है। 1 के बाद में 2 0 इसलिए लगा रहा हूँ समझाने के लिए। टोटल नीचे ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, तो 300, यानी 3। क्लियर हो गया। यहाँ देखो, इसके आने की संभावना इतनी है, इसके आने की संभावना इतनी है, तो इसके आने की संभावना इतनी है। यहाँ ये तीनों ऐड हुए थे तो यहाँ भी ये तीनों ऐड होंगे तो नीचे 1 आएगा, यहाँ ये तीनों ऐड हुए थे तो 3 आया था। अब हम किसी वैल्यू को हम जनरली 3 से डिवाइड करवाते हैं, हम ये कहते हैं 4 से, जितने आइटम होते हैं, इसका मीनिंग वो आइटम 100% हैं। दैट इज़ द पॉइंट। अगर वो आइटम 100% नहीं है तो वो कितने परसेंटेज हैं उनको जोड़ करके नीचे डिवाइड करवाते हैं तो एवरेज आता है। आई होप कि आपने इस बात को समझा है। तो ये मीन भी और ये मीन भी, अब ये मीन तो निश्चित है ना, राइट, ये तो 100% श्योर है। इसके अंदर श्योरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, अलग अलग श्योरिटी है। तो इसको अपन नाम दे देते हैं एक्सपेक्टेड मीन। एक्सपेक्टेड मीन। और ये वाला मीन एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि ये तो सर्टेन है, तो निश्चित है ये मीन। क्लियर है। ये एक्सपेक्टेड, यानी मीन, मीन क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव। तो मीन का विशेषता बता रहा है ये एक्सपेक्टेशन, इसलिए क्या ये एडजेक्टिव, राइट, उसको क्या बोलते हो, विशेषण। क्लियर हो गया। सो ये एक विशेषण है एक्सपेक्टेड, क्योंकि कभी कभी वर्ब की जब सुपरलेटिव डिग्री लगती है तो एडवर्ब का काम करती है, कभी एडजेक्टिव का काम करती है। क्लियर। वर्ब है तो एडवर्ब का काम करती है, नाउन है तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे रिवील्ड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कैसी थी, रिवील्ड। तो इसी तरह मीन कैसा है, एक्सपेक्टेड, यानी वो ये वाला है, राइट। सो एक्सपेक्टेड मीन का फॉर्मूला क्या बना, अब एक्सपेक्टेड मीन को आप ऐसे लिखो, ई से एक्स कैसे बनेगा, सिग्मा एक्स आई, क्या है एक्स आई, 1 2 3, और इनटू में एफ आई, एफ ऑफ एक्स आई। एफ ऑफ एक्स आई क्या है, प्रोबेबिलिटी, एफ ऑफ एक्स आई यानी क्या, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। कैसे, 1 उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में 2 उसकी प्रोबेबिलिटी, डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये इतना ही फॉर्मूला बन गया। दिस इज द पॉइंट। क्लियर हो गया। आई होप कि आपने इस बात को समझा है। अब हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब ये मीन क्या आया है, एक्सपेक्टेड आया है। तो मीन एक्सपेक्टेड आया है तो अपन इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अभी बताया था, रिप्रेजेंटेटिव। यस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो एवरेज दूरी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट। तो एक तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो एक मीन है, राइट। किसका मीन है, दूरी का मीन है, दूरी का एवरेज है। यस, इसलिए उसको बोलते हैं। तो अब देखो, इसका पहले मीन निकालते हैं इस सीरीज़ का।
तो मीन निकालेंगे आएगा 1 इंटू 0.50, 2 इंटू 40, 3 इंटू 10 एंड दैट इज़ द 1। नीचे 1 ही आ गया, तो ये आ गया 50, ये आ गया 80 और ये आ गया 30। तो ये मीन आ गया 13 और 6 16, 1.6। आई होप कि आई एम करेक्ट। यस, ये 1.6 क्या आ गया, इसका मीन आ गया, एक्सपेक्टेड मीन आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड मीन 1.6। क्लियर हो गया। अब देखो 1 2 3 ये वैल्यू आई 1.6। अब आप लेते हैं एक्स आई माइनस ई एक्स, 1 माइनस 1.6, 2 माइनस 1.6, 3 माइनस 1.6। क्लियर हो गया। ये वैल्यू आ गई माइनस 0.6, ये वैल्यू आ गई 0.4, ये वैल्यू आ गई 1.4। यस, क्लियर है। अब एक बात देखो, हम यहाँ क्या करेंगे कि ठीक है इसमें तो ज़ीरो नहीं बन रहा, लेकिन हम वो मेथड वही यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड, राइट। तो लेकिन मैं स्टैटिस्टिक्स करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल बहुत सारी बातें बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो क्लियरिटी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें कि इसका स्क्वायर करें तो 0.36, 0.16 एंड 1.4 को कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 दैट इज़ 1.96। क्लियर, स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करें, एक बात देखें ध्यान से, मेरे को एक बात बताओ, इसके आने के चांसेस कितने हैं, इतने हैं ना। तो ये डिस्टेंस आने के चांसेस भी कितने हैं, इतने ही। क्यों, अरे भाई 1 आएगा तो ये डिस्टेंस आएगा ना, तो 1 आने के चांसेस इतने हैं तो डिस्टेंस आने के चांसेस भी इतने हैं। इसका मीनिंग ये हमने स्क्वायर कर दिया, राइट। अब अपन ने स्क्वायर किया है तो इसका मीनिंग है कि ये जो वैल्यू आएगी उसके चांस कितने हैं, इतने परसेंटेज, ये आएगी उसके इतने परसेंटेज, ये आएगी उसके इतने परसेंटेज। अब ये क्या आई हुई है, दूरी, दूरी का हमें क्या लेना है, एवरेज दूरी। तो एवरेज दूरी लेना है तो हम इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 50 से, इसको करवाएंगे 40 से और इसको करवाएंगे 1 से और जोड़ लेंगे सारी वैल्यू को। तो अगर हम टोटल वैल्यू को जोड़ लेते हैं तो क्या हो गया कि ये तो हो गया 0.18, 0.18, 36 का यही होगा ना, 0.5 मल्टीप्लाई 0.36, यस, एंड 1.6 मल्टीप्लाई 0.4 दैट इज़ 0.064 एंड 1.96 मल्टीप्लाई 0.10 दैट इज़ 0.196। तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये जोड़ हो गया 0.18 प्लस 0.064 दैट इज़ 0.44। ये क्या आ गया, ये एवरेज आ गया। आप कहोगे जी डिवाइड कब करवाया, डिवाइड कितने से होगा, 1 से, तो ये एवरेज आ गया। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वेरिएंस, सॉरी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक बात देखें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला बना यहाँ पर, सिंपल सी बात है, आपको एक मीन निकालना है। तो आपने किसका मीन निकाल लिया, एक्स आई माइनस ई ऑफ एक्स, इसका मीन निकाला। कैसे आया इसका मीन, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, यानी ये था, इसका स्क्वायर किया और एफ ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई किया और उसको जोड़ लिया। तो यहाँ भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो, बोथ आर सेम। क्लियर हो गया। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। अब इसका अगर अनरूट करवा दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। क्लियर है। तो ये बात आपको पता लग गई कि यानी मैंने मीन समझाया आपको, एक तो एब्सोल्यूट वाला और एक एक्सपेक्टेड वाला, दैट्स ओके। अब वापस उसी बात पे चलते हैं कि मीन कौन सा सही है, जिसका कौन सा स्टेबल है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा हो, इट्स ओके। अगर जिसका जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा हो, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा हो, तो उसका मीनिंग ये है कि वो जो मीन है
वो लूज़ है, यानी वो रिप्रेजेंटेशन कम कर रहा है, तो हम उसके ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। क्लियर है? यानी एक सेंस में ये कह सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो मीन को हम डाउट से देखेंगे, यानी मीन रिस्की है, तो रिस्क को हम किससे मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन से, राइट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ रिस्क है। दैट्स द पॉइंट। अब देखिएगा, अब चलते हैं। अब ये लेक्चर आपको करने में प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी, एकदम आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। और ये देखने के बाद में पैडलेट के ऊपर आप कमेंट करें, राइट। और देखें अभी तो यहाँ मैंने आपको ये बता दिया, अनसर्टेनिटी और रिस्क की डेफिनेशन दे दिया, राइट। अब देखिएगा, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और आपने देखी कि प्रोबेबिलिटी जो थी, वो चांसेस जो थे वो 0.50, 0.40, 0.10 लिया, राइट। तो प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो हैं वो, जैसे मैंने यहाँ पर ये बात कही कि रिस्क वो हैं जिसके चांसेस पता हों, पॉसिबल आउटकम्स पता हों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो पॉसिबल आउटकम या चांसेस हैं, वो चांस किससे फाइंड आउट करें? तो चांस हम प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी से फाइंड आउट करें तो दुनिया में 3 तरह की प्रोबेबिलिटी है। एक प्रोबेबिलिटी है क्लासिकल। क्लासिकल में आपको जो प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा बड़ा एंजॉय करेंगे आप, राइट। दोबारा आपको देखने नहीं पड़ेंगे, मैं ये मेरा प्राउड क्लेम है, स्टैटिस्टिक्स से एंजॉय करेंगे। देखें, जब मैं क्लासिकल वे से प्रोबेबिलिटी को यानी किसी आउटकम की संभावना को मापने के 3 तरीके हैं। बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। एक तरीका तो है कि आप एक सिक्का उछाला, राइट, हेड आया, टेल आया, फिर सिक्के उछालते गए उछालते गए उछालते गए। तो क्लासिकल लोग ये कहते हैं कि जितना आप इनफाइनाइट टाइम्स उछालते जाओगे, यानी बहुत ज़्यादा बार उछालोगे, तो आपके चांसेस जो हैं वो 1/2 हो जाएंगे, यानी एक सिक्के उछालने में बोल रहा हूँ, राइट, हेड और टेल आने में। लेकिन इसको अगर एक सिक्का ना हो करके कुछ और इवेंट है तो वो ये कहते हैं कि इक्वल लाइकली हो जाएंगे। हेड आएगा वो इक्वल बात है, टेल आएगा वो भी इक्वल चांसेस हो जाएंगे, राइट, ये बात ये कहते हैं। यानी क्लासिकल तो ये कहता है कि अगर ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो आउटकम जो है किसी इवेंट के वो इक्वल लाइकली हो जाएंगे। दैट्स द पॉइंट। तो एक तो आउटकम निकालने का क्लासिकल तरीका है, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का क्लासिकल तरीका है, जिसका कि हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे। पूरी बात मैं प्रोबेबिलिटी में करवाऊंगा, लेकिन यहाँ तो मैं छोटा सा बता रहा हूँ। दूसरा हमारे पास है हमारे अपना अनुभव डेटा के साथ। कैसे? जैसे सपोज करें कि आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में आपको भीड़ मिलती है और आधा घंटा अपने वो डिपॉजिट करवाने में लग जाता है, जो भी आप किसी को भेजना चाहते हैं। आप 100 बार गए, 100 बार के अंदर से पीछे के 80 डेटा ये कहते हैं कि आपको आधा घंटा लगा। तो अब आप जा रहे हैं ना वहाँ, तो आप ये कहोगे कि भाई 80% चांसेस है कि मेरे को वहाँ हाफ आवर लगेगा और 20% चांस है कि नहीं लगेगा हाफ आवर, राइट। तो ये आपने किसके बेस पे डिसाइड किया? आपके अपने डेटा के बेस पे डिसाइड किया। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, राइट। सो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब देखें, रिलेटिव का मीनिंग है आप पास्ट को रिलेट कर रहे हैं अपने से। एक होता है सब्जेक्टिव, जब आप अपने काम के अंदर एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे देखे होंगे आपने कि बॉडी को देख के पहचान जाते हैं कि इसके क्या प्रॉब्लम है, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम। दैट इज़ द सब्जेक्टिव एनालिसिस। तो ना हम क्लासिकल की बात करेंगे, ना हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे, हम तो फैक्चुअल बात करेंगे। दैट इज़ द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव मेजर्स। क्लियर? ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ रिस्क वाला या अनसर्टेनिटी वाला, ठीक है। तो देखें, आप यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आप एक पैसा लगाना चाहते हो, एक कोई स्टेज शो करने वाली एक कंपनी है। स्टेज शो होते हैं ना, जिसके ऊपर खड़े होके म्यूजिशियन गाना गाते हैं, लोग सुनते हैं। तो वो स्टेज शो हो रहा है, तो लोग उसमें कहते हैं भाई इसमें अगर पैसा लगाना चाहो तो लगा दो, कि अगर स्टेज शो से जो आमदनी होगी वो भी बांट लेंगे और घाटा लगा वो भी बांटना पड़ेगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाते हो
कि ये स्टेज शो जो है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप पीछे के डेटा लेते हो। सपोज़ करो कि आपने 40 साल का डेटा लिया, आपके पास 40 साल का डेटा है, उसमें 40 शो हुए, लेकिन उसके अंदर से 20 सक्सेस हुए और 20 सक्सेस नहीं हुए, तो आप कहोगे कि 50-50 चांसेस हैं। तो ये आपने कहाँ से निकाला है? पीछे के डेटा से। तो ये एक रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? अब देखिएगा, क्वेश्चन ये उठता है कि एक स्टेज शो है और एक कोई धरती के नीचे ऑयल खोजने वाली कंपनी है। आप दोनों किस में पैसा लगाएंगे? क्वेश्चन ये है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, राइट। सो अब क्वेश्चन आप ये कहिए ना लगाएं, तो अगर रिस्क नहीं लोगे तो इनकम ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि रिस्क इज़ द रिच, रिस्क ही धन है, राइट। रिस्क लेना ही धन है। क्योंकि आप सोचें कि वास्को डी गामा इंडिया नहीं आता तो वो इतना कहाँ से प्रॉफिट कमाते। तो वेस्ट के लोगों ने ये बात समझ लिया कि रिस्क लेंगे तो ही प्रॉस्पर होंगे। यू गॉट इट? तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब एक बात देखें, अब आप किस में पैसे लगाएंगे? दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरे को अर्निंग कितनी है, चांस कितना, यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे पास दो रिस्की इवेंट हैं, हमारी लाइफ भरी हुई है, जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पता नहीं रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या स्टेज शो में लगाएं या ऑयल एक्सप्लोर करने वाली कंपनी में लगाएं? किस में लगाएं तो हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी इनकम ज़्यादा आ सके? इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा और बहुत डिटेल के अंदर एक इंट्यूशन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसको करने के बाद में आप अंदर से इतनी खुशी से भर जाएंगे कि बिलीव में आप रियल में एंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। सो उस नेक्स्ट वीक लेक्चर के लिए आप मैं इसको, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो गया है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डालता हूँ, आप उसको एंजॉय करें, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं। थैंक यू, आपने ये लेक्चर इतना ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच।